मैकेनिक दोस्तों आ गए हैं एक ब्रांड न्यू इंजन को लेकर। यह है E20 का इंजन। जी हाँ मैकेनिक भाइयों, एथनॉल से चलने वाला इंजन है। आज की इस वीडियो में कंप्लीट फिटिंग बताने वाले हैं। अगर आपको मैं दिखाऊं तो इसके लेफ्ट हैंड साइड के क्रैंक केस में यहाँ पे इसका पार्ट नंबर लिखा हुआ बाजाज का यह इंजन है। बाजाज NS 160 E20 का इंजन है। इसको मैंने ओपन किया था। ओपन करने के दौरान क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा, क्यों ये इंजन ओपन हुआ, वो आप इसकी ओपन वाली वीडियो में देख सकते हैं, यानी पार्ट 1 में देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में कंप्लीट फिटमेंट दिखाएंगे। उससे पहले एक झलक मैं बाइक का दिखा देता हूं। ये बाइक एकदम ब्रांड न्यू गाड़ी पड़ी हुई है। गाड़ी हमारी सिर्फ के सिर्फ चली हुई है 1300 किलोमीटर। जी हाँ, 1300 किलोमीटर। बिल्कुल भी आप ना घबराएं, क्योंकि 1300 किलोमीटर में जो गाड़ी का फुल इंजन खुला है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट बिल्कुल भी नहीं है। इसमें है 100% कस्टमर की गलती, जिसकी लापरवाही की वजह से गाड़ी का इंजन सीज हुआ। चलिए उन सारी चीजों को इग्नोर करके इसकी फिटमेंट का प्रोसेस शुरू करते हैं और एक एक स्टेप बताएंगे। E20 आने के बाद क्या क्या चेंजेस किया गया है और NS 160 के अंदर क्या आपको डिफरेंट देखने को मिलेगा। चलिए मैं आपको बताता हूँ। शुरू करते हैं इसके अपोजिट साइड से। इस साइड अगर देखें, यहाँ पे आपको इंजन का इसका नंबर दिख रहा होगा, और यहाँ पे अगर देखें सिलेक्टर के जस्ट अपोजिट आपको यहाँ पे इसका गियर सेंसर देखने को मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर डिजिटल स्पीडोमीटर आता है और आपको टाइम टू टाइम आपको गियर इंडिकेट करके मीटर में दिखाता है। क्लियर। तो यहाँ पे आपको इसका गियर इंडिकेटर सेंसर और इसके लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आपको सिलेक्टर देखने को मिलेगा। एक चीज मैं चाहता तो आपके ऊपर छोड़ सकता था कि ये चीज है क्या, बट फिर भी मैं बताते चलूं, क्योंकि मेरी जो वीडियो होती है एकदम डिटेल में होती है। कोई भी अगर बच्चा अगर बैठता है या नॉर्मल मैकेनिक भी बैठते हैं तो उनको ऐसा समझ में आता है कि आने वाले समय में उनके पास भी कोई गाड़ी आए तो डिटेल में उसके इंजन को फिटिंग कर सके। तो ये जो आपको तांबे सा दिख रहा होगा ना, ये सिस्टम, ये है इसका पिस्टन जेटकॉम। पिस्टन जेटकॉम का लाने का मेन मोटिव जो है, कंपनी रिकमेंडेड बताया जाता है, इससे गाड़ी का फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ता है, गाड़ी का इंजन हीट नहीं होता है, गाड़ी के इंजन को गर्म होने से बचाता है, और बार बार ये जो पिस्टन को यहाँ से प्रेशर जेट के थ्रू जो है लुब्रिकेट कर किया जाता है। इसका इंटेक यहाँ से मिलता है, इस साइड से ऑयल यहाँ पे जाता है और यहाँ से ऑयल जाने के बाद ऊपर फ्लो होता है। क्लियर। चलिए फिटिंग के प्रोसीजर को शुरू करते हैं। उससे पहले सारे बैरिंग्स के अंदर ल्यूब कर डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा ऑयल जो है वो ऐड कर देंगे, ताकि हमारी गाड़ी का जो है फिटमेंट के बाद कोई भी ऐसा साउंड क्रिएट ना हो। अभी देखें इसे, तो अभी जिस मैकेनिक के पास मैं फिटिंग कर रहा हूँ, वॉशिंग करने को भी मना कर रहे थे कि नया इंजन है, वॉशिंग क्यों किया जाए, फटाक से फिटिंग करो। बट मैंने उस चीज़ को इग्नोर किया। देखिए, नया इंजन हो या पुराना इंजन, फिटिंग से पहले उसे आप वॉश जरूर कर लें अच्छे से। मैंने इसकी अच्छे से परफेक्ट क्लीनिंग की। अब इसका फिटमेंट का प्रोसीजर मैं बताता हूँ, सीखिए आप कि कैसे कैसे किया जाता है, और एक एक टिथ, एक एक पिनियन के बारे में समझाएंगे, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इसका PDF पड़ा हुआ है। क्लियर। अब मेरे हाथ में इस तरह से दो सेलेक्टर पिन है। अब दो सेलेक्टर पिन को आपको फाइंड कैसे करना है कि कौन सा लेफ्ट हैंड साइड का है, कौन सा राइट हैंड साइड का है। तो जो इस तरह से भरा हुआ हो, प्लेन हो, वो इसके राइट हैंड साइड का है, और जो इस तरह से खाली सा हो, ये इसके लेफ्ट हैंड साइड का है। तो एक चीज़ आप हमें बताइए कि मैं जो आपको बता रहा हूँ E20 के इंजन में से और पहले के इंजन में कुछ फर्क है या नहीं, वो आप हमें कमेंट करके बता दीजिएगा, क्योंकि NS इससे पहले मैंने फिटिंग किया नहीं है। तो मैं डायरेक्ट E20 को खोल दिया हूँ। मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ कि BS4 और नॉर्मल BS6 के अंदर क्या था और अभी क्या है, क्योंकि मैंने पहले ओपन किया ही नहीं, अभी मैं डायरेक्ट E20 को ओपन किया हूँ। तो E20 के अंदर अगर देखें, लेफ्ट हैंड साइड का जो सेलेक्टर रहेगा, उसमें इस प्रकार से यहाँ पे स्प्रिंग होती है। अगर चाहें तो आप थोड़ा सा ग्रीस का उपयोग कर सकते हैं, इसके नीचे भी और इसके ऊपर भी, दोनों जगह पे इसके स्प्रिंग होते हैं, ताकि गियर के अंदर एकदम स्मूथनेस हो और गाड़ी एकदम आराम से इसके गियर को सिलेक्ट कर सके। तो ये राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में स्प्रिंग, राइट हैंड साइड में नो स्प्रिंग। चलिए फिटिंग करते हैं। पिन के बाद समझने के बाद आप इसके ये समझें, ये है इसका स्पॉकेट शाफ्ट, ये है इसका क्लच शाफ्ट। इन दोनों को फिटिंग ऐसे किया जाता है। मैं इसको विपरीत दिशा से फिटिंग करता हूं, बट एक चीज़ आप हमेशा याद रखें, मैं बताता हूं कि ये चीज़ें मैं जो फिटिंग किया हूं, एक एक वॉशर की जो जानकारी दिया हूं, वो PDF की मदद से पॉसिबल हो पाता है। तो अगर आपके पास PDF नहीं है तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं या ट्रेनिंग ज्वाइन कर सकते हैं, जिससे आपको और आसानी से समझ में आ सके। क्लियर। तो ऐसे इसको यहाँ पे मैच करना है, ऐसे यहाँ से लेंगे ऐसे, और इस प्रकार से मैच करेंगे। देखिए, ये है इसका कंप्लीट गियर की फिटमेंट।
अब इसको फिटिंग करने से पहले इसके बैक साइड पे सिलेक्टर ऐड करेंगे। अब कैसे सिलेक्टर से ऐड करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। इसके 2 गियर पिनियन में से इसके 3 सिलेक्टर आते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सा बड़ा कहाँ पे जाएगा, कौन सा छोटा कहाँ पे जाएगा। मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ। पार्ट नंबर तक अभी नहीं गया, जबकि आप इंजन वगैरह ओपन करते हैं तो पार्ट नंबर चला जाता है, बट मैं नया इंजन अभी सिर्फ 1300 किलोमीटर में खोला हूँ तो इसका पार्ट नंबर तक नहीं गया। सारी चीज़ें एकदम इसका परफेक्ट है। चलिए मैं फिटिंग दिखाता हूँ। 3 सेलेक्टर में से सबसे ये जो बड़ा और बेंड टाइप का सेलेक्टर है वो एकदम नीचे जाएगा स्पोकेट शाफ्ट में। क्लियर? यहाँ पे इसके अंदर आपको लिखा हुआ देखने को मिलेगा F6 करके, ये यहाँ पे आप लगाएंगे। इसमें एक जो डाउल पिन टाइप का होता है ना टीवीएस स्टार सिटी में या विक्टर वगैरह में, वो इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद इस तरह से JD-P5 करके लिखा रहेगा, आप सिलेक्टर देख लें। काफ़ी सेम टाइप के दिखेंगे, बट आप कंफ्यूज ना हो। थोड़ा सा भी सिलेक्टर अगर आपका लेफ्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड विपरीत दिशा में गया तो फिर गियर सिलेक्शन में आपको प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। तो ये इस प्रकार से यहाँ पे फिट करेंगे। उसके बाद इस तरह से जो टॉप 1 करके लिखा रहेगा, एकदम छोटा सा स्मॉल सिलेक्टर रहेगा। JD-P5 इसके अंदर भी लिखा रहेगा, JD-P5 इसके अंदर भी लिखा रहेगा। तो कन्फ्यूजन नहीं होना आपको, इसको यहाँ पे लगाएंगे। क्लियर? अब चलिए मैं डायरेक्ट इसको यहाँ पे फिट करता हूँ। ऐसे इस तरह से लेंगे। चलिए मैं कैमरा एंगल चेंज करता हूँ, उस साइड से ले जाता हूँ ताकि फिटमेंट में दिखा सकूँ आपको। फिटिंग से पहले कुछ ऐसे गियरों को तोड़ना पड़ेगा। जैसे मैंने इसके स्पोकेट शाफ्ट को पहले फिटिंग कर दिया है, लेकिन ये भी जा नहीं रहा। तो इसके अंदर सबसे पहले एक वॉशर यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे एक इसके अटैच के साथ गियर डालेंगे। अब ये जो फिटिंग करूँगा, अब ये आसानी से इसके अंदर जा सकेगा, और नहीं तो फिर आप इसके अंदर भी एक आध गियर तोड़ सकते हैं और फिटिंग कर सकते हैं आसानी से। ये देखें, एक एक गियरों को भी बैठाएंगे ना तो कोई परेशानी नहीं होगी, आप आसानी से इसे बैठा सकते हैं। ये देखें, मैं वीडियो को कट नहीं करूँगा ताकि हमारे मैकेनिक भाइयों को समझ में आ सके। ये देखिए, ये बैठ गया ना। अब इसके ऊपर की ये जो गियर बैठा देंगे और इसके ऊपर वॉशर ऐड करेंगे और डायरेक्ट मैं सेलेक्टर लगा दूंगा। ये स्प्रिंग वाला लेफ्ट हैंड साइड और बिना स्प्रिंग वाला राइट हैंड साइड, थोड़ा सा ऑयल डालने के बाद। अभी इसके गियर को पूरी तरह से असेंबल करके इसकी टेस्टिंग कर लिया हूँ। अभी न्यूट्रल मोड पे है। न्यूट्रल चेक करने का एक सटीक तरीका, क्योंकि 5 स्टेप जो गियर होते हैं ना, 5 सेलेक्टर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। अभी इस स्पोकेट शाफ्ट को अगर मैं हाथ से पकड़ सकता हूँ इसे घुमाने के बाद, तो समझिए गाड़ी में न्यूट्रल है। और ये अगर नहीं पकड़ पा रहा हूँ और ये घुमाने के बाद, तो समझिए गाड़ी गियर में है। अभी मैं ज़्यादा फोर्स लगा रहा हूँ और इसे घुमा रहा हूँ तो इसे मैं नहीं पकड़ पा रहा हूँ, यानी गियर में है। तो इसे हम न्यूट्रल में पहले शिफ्ट करते हैं। क्लियर? ये देखिए, इसको पकड़िए तो पकड़ पा रहे हैं? नहीं पकड़ पा रहे हैं। अभी इसको न्यूट्रल में शिफ्ट करते हैं। अब एक सेकेंड, अब पकड़ पा रहे हैं? अभी देखिए, अभी क्लियर पकड़ पा रहे हैं। अभी मैंने इसको न्यूट्रल में शिफ्ट कर दिया। तो सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखें कि जब हम इस स्पोकेट शाफ्ट को पकड़ के रख चुके हैं, इसे क्लच शाफ्ट को घुमाने के बाद, तो गाड़ी न्यूट्रल में है। नहीं पकड़ पा रहे हैं तो गाड़ी गियर में है। वैसे अगर ज़रूरत ना हो ना तो इसे खोले ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर पेचीदा किसी का भी गियर है तो वो है बजाज का। फिटमेंट में काफ़ी परेशानी हुई, बट PDF की मदद से हम लोग फिटिंग कर लिए हैं। गियर फिटिंग करने के बाद जो बारी आती है क्रैंक का फिटमेंट किया जाता है। बट क्रैंक को फिटिंग करने से पहले आप बैलेंसर की टाइमिंग और बैलेंसर को फिट कर लें। ये देखें, यहाँ पे भी क्रैंक में कट लगा हुआ और इस प्रकार से बैलेंसर में भी कट लगा होता है। ये फिटिंग कर लें पहले, वरना क्रैंक अगर आप पहले फिट कर लेंगे और बैलेंसर बाद में ऐड करेंगे तो फिर फिट नहीं होगा। क्लियर? तो चलिए मैं आपको इसका फिट करने का तरीका बताता हूँ। दोनों एक साथ करना पड़ता है, पहले इसे फिट करेंगे फिर इसे फिट करेंगे। क्रैंक फिट करना एनएस का उतना आसान नहीं है, जैसे बैलेंसर ही नाम इसका है, तो दोनों को बैलेंस बना के ही आपको फिट करना पड़ेगा। क्रैंक पहले फिट करते हैं, बैलेंसर फिट नहीं होगा, बैलेंसर पहले फिट करते हैं, क्रैंक फिट होने नहीं देगा। तो इन दोनों को बैलेंस बना के ही बराबर ही फिट करना पड़ता है। इसका एक कंप्रेसर होता है जिससे कंप्रेस करके इसके इस चेम्बर को हीट किया जाता है और डायरेक्ट फिट किया जाता है। थोड़ी सी लापरवाही हुई तो ये जो क्रैंक है ना, इसके गियर पिनियन में से टच होगा। तो अभी हम लोग ने इसको परफेक्ट बैलेंस बना लिया है। अब दोनों को थोड़ा थोड़ा हीट करेंगे इसके हॉल में परफेक्ट फिट करके, और ये डायरेक्ट जाएगा। तो बैलेंस बनाना आप ना भूलें। इंजीनियर को सैल्यूट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अगर देखें इसका पिस्टन जो जेट कॉम्प है ना, उससे आप क्रैंक के डिस्टेंस को देखिए, एकदम मिलीमीटर का, एकदम माइनर। कभी भी अगर क्रैंक बेंड होगा ना तो काफ़ी सारी गाड़ियों में जिसके अंदर पिस्टन जेट कॉम्प लगा होता है, चाहे अपाचे 4V हो, एक्टिवा 6G हो, या फिर गाड़ी आपकी बजाज की हो, जब भी क्रैंक बेंड होता है या हेवी सीज होता है, टूट जाता है,
तो ये जो सबसे पहले पिस्टन जेट कॉम खराब होता है। देखो एकदम माइनर सा गैप, एक जरा सा बेंड कि पिस्टन जेट कॉम सबसे पहले जाएगा, और ये अलग से मिलता नहीं, पूरा क्रैंक केस डालना पड़ता है काफ़ी सारी जगहों पे। तो अभी जो फिटमेंट हम लोग ने किया है ना, वो आपको दिखाता हूँ। ये देखें, बैलेंसर की टाइमिंग देखें, एकदम परफेक्ट है, कहीं से कोई अटैचमेंट नहीं। अब मैं इसको रोक के और आपको क्रैंक क्रैंक का बैलेंस दिखाता हूँ। ये देखें, क्रैंक भी एकदम परफेक्ट तरीके से मूव कर रहा है। तो सारा फिटमेंट रेडी है। अब ऊपर का क्रैंक केस हम लोग ऐड कर सकते हैं। हमारा क्रैंक पूरी तरह से रेडी है। अब इसके ऊपर का जो क्रैंक केस है ये फिट करेंगे। अभी हम लोग आ चुके हैं क्लच साइड। क्लच साइड देखें, ऑयल पंप की फिटमेंट किया है, गियर का ये जो सिलेक्टर है इससे फिटमेंट किया है, और यहाँ ऊपर आपको दिख रहा होगा ये ड्रम स्टॉपर पट्टी है, इसकी फिटमेंट करके बाहर से भी गियर को चेक कर लिया जाता है। यहाँ पे भी टाइमिंग चेन गाइड को हम लोग टाइट कर रहे हैं और टाइमिंग चेन को यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, क्योंकि टाइमिंग चेन हमें चेंज करने की आवश्यकता नहीं, गाड़ी एकदम परफेक्ट है, कुछ ही किलोमीटर चली हुई है। इसके अंदर 3 टीथ आपको देखने को मिलेगा जब भी आप टाइमिंग चेन लगाएंगे। एक सबसे नीचे रहेगा, एक ऊपर रहेगा। इन दोनों को इग्नोर करके आपको बीच वाले टिथ में टाइमिंग चेन को फिट करना है। क्लियर? क्योंकि ऊपर वाला किसी दूसरे के लिए है, वो पहला आपको पता होगा कि इसके अंदर पहले आता था, फिर नीचे, अभी बीच में आ रहा है इसका टाइमिंग चेन, और टाइमिंग चेन इस प्रकार से है। तो अभी गाइड को हम लोग टाइट कर रहे हैं, टाइमिंग चेन को यहाँ टाइट करेंगे, और उसके बाद आगे का आपको प्रोसीजर बताते हैं। इसके एल की बोल्ट को टाइट करने के बाद इस प्रकार से फ्री प्ले चेक करना जरूरी है। काफ़ी समय ये टाइट करने के बाद पूरी तरह से टाइट हो जाता है, तो फ्री प्ले आप जरूर चेक कर लें। जो हमारे जैसे ही टाइमिंग चेन फिट करेंगे उसके बाद बारी आ जाती है इसके टाइमिंग गियर की फिटिंग करना, और टाइमिंग गियर और बैलेंसर के गियर को फिट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर इसमें थोड़ी सी आपने लापरवाही की तो प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है। देखिए, दो प्रकार से आपको टाइमिंग गियर देखने को मिलेगा। ये है इसका लेफ्ट हैंड साइड का, यानी मेन क्रैंक का, और ये इसके बैलेंसर का। अब दोनों के टाइमिंग को मैं अभी फिटिंग करने के दौरान बताऊंगा। इसके अंदर बड़े टिथ का यहाँ पे की लगता है, इसके अंदर छोटे टिथ का की लगता है, वो भी फिटिंग करेंगे। तो देखिए, कंपनी वालों ने यहाँ पे एक एरो मार्क दे रखा है और यहाँ पे भी एक एरो मार्क दे रखा है। इन दोनों निशान को आपस में ऐसे मैच करना है। बैलेंसर टाइमिंग और क्रैंक की टाइमिंग एकदम सटीक रखने से क्या होगा कि आपके आपस में क्रैंक और बैलेंसर लड़ेगा नहीं, और गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन जनरेट नहीं होगा। मैं एक और प्रूफ दिखाता हूँ कि गाड़ी ब्रांड न्यू है। इसका ये कि गाड़ी का अगर देखें 3/8/2023 की इसकी गियर की मैन्युफैक्चरिंग डेट है, और 24 में इंजन खोल चुके हैं हम लोग इसका। 24 में, इस जनवरी में इसकी जो है कंप्लीट डिलीवरी ली गई थी। तो एक तो मैंने बता दिया कि ये एरो टू ये एरो, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये एरो टू ये एरो मिला के रखेंगे। और टॉप को जानकारी के लिए यहाँ पे देखिए टी का मार्क लिखा होता तो टी यानी टॉप, और ये जो एरो है यहाँ पे कंपनी वालों ने एक कट दे रखा है, ये देखें ऊपर इस जगह पे क्रैंकेस में, तो इसे मिलाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो पतला छोटा सा जो है ना, ये की यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये सब काफ़ी केयरफुल होकर काम करना पड़ता है, थोड़ी सी लापरवाही इसमें नहीं चलेगी। तो देखें, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा की ऐड कर दिया। अब इसके अंदर एक गियर ऐड करेंगे, ये वाला जो मैंने टॉप गियर बताया वो ऐड करेंगे। ये देखें, मैं इसे फिट कर रहा हूँ, बट की इधर से निकल रहा है। चलिए इसे मैं अच्छे से फिक्स करके, जो प्लस दे, ये देखिए, ये क्या हो गया, एकदम सटीक तरीके से फिटिंग हो गया। इसके इस गियर को ऐड करने के बाद इस तरह से एक और गियर को ऐड करेंगे जो इसके ऑयल पंप को रन करवाएगा। ये देखें, ये बैठ गया। अब इसके विपरीत दिशा का जो गियर है उससे हम फिट कर सकते हैं। उसके बाद इसके बोल्ट को टाइट करना है, पहले टाइट आपको नहीं करना है। तो इसके अंदर भी एक की ऐड करेंगे और इसकी टाइमिंग को एकदम खास ध्यान रखेंगे। तो चलिए ये चीज़ मैं कर लेता हूँ। ये देखिए, बैलेंसर की टाइमिंग ऐसी लेंगे हम। बैलेंसर की टाइमिंग को लेने के बाद यहाँ पे एक वॉशर के साथ ये जो 12 नंबर का बोल्ट है इसे टाइट करेंगे। फिर ये टिथ डालने के बाद ऊपर से एक पतला सा वॉशर ऐड करेंगे। इसके ऊपर एक मोटा वॉशर लाओ, ये एक मोटा वॉशर इसके ऊपर ऐड करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद दो प्रकार के नट होते हैं जिसके अंदर निशान मारा है इस तरह से, वो नट इसके क्लच का है, और जो निशान नहीं मारा हुआ ये इसका क्रैंक का है। चलिए इसे हम यहाँ पे टाइट कर लेते हैं। ये देखिए, कुछ इस प्रकार से ये टाइट होगा। इसे टाइट करने के बाद यहाँ पे एक वॉशर डालेंगे, फिर इस प्रकार से इसके अंदर बुश ऐड करेंगे, फिर हॉजिंग ऐड करेंगे।
अब यहाँ पे इसके अंदर क्लच हाउसिंग हम ऐड करेंगे, फिर बीच में एक वॉशर ऐड करेंगे, फिर इसके ऊपर एक क्लच का जो पूरा असेंबली है ये ऐड करेंगे, इसके ऊपर बोल्ट फंसा के। ऊपर भी आपको डबल वॉशर, यहाँ पे भी डबल वॉशर, फर्स्ट ये ऐड किए हैं, सेकंड में आपको ये ऐड करना है ऊपर से, फिर इसके बोल्ट को टाइट करना है। नटवा हम मैकेनिक भाइयों क्लच का ऑलमोस्ट काम पूरा हो चुका है। देखें यहाँ पे मैंने इसके किक शाफ्ट को पूरी तरह से असेंबल कर दिया है, ऑयल पंप इस जगह पे लगाया है, टाइमिंग गियर दोनों लगा रखा है और यहाँ पे इसका क्लच असेंबली पूरा फिट है। बट अभी भी क्लच कवर इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हेड और ब्लॉक फिटिंग करने के बाद इधर से टाइमिंग चेन उतर जाता है, तो इसे भी फिट नहीं करेंगे। पहले हेड और ब्लॉक का काम करते हैं, फिर नीचे का काम शुरू करेंगे। तो चलिए मैं फिटमेंट का तरीका बताता हूँ कैसे रिंग पिस्टन फिटिंग किया जाता है। क्रैंक केस का गैस्केट हमने वही रखा है, बट इसका गैस्केट मैंने नया ऐड किया। ये इसका नया गैस्केट है जो इसके ब्लॉक में ऐड करेंगे। अब इसके अंदर रिंग पिस्टन का काम शुरू हो रहा है। ये देखें 25 नंबर का पिस्टन इसके अंदर ऐड किए हैं और ये इसका सारा रिंग है। सबसे पहले इसका जो ऑयल एक्सपेंडर रिंग है इसे ऐड करेंगे, फिर ऑयल एक्सपेंडर लोअर और ऑयल एक्सपेंडर अपर ऐड करेंगे, फिर टॉप 1 टॉप 2 ऐड करेंगे। क्लियर? तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे फिट किया जाता है। सबसे पहले इसके निशान को आप देख लें, बड़ा वाल्व वाला जो एरिया है, आप एरो को अभी इग्नोर करें, मैं भी इसे अच्छे से चेक कर लेता हूँ। तो ये जो एरो का मार्क है ये हम एग्जॉस्ट साइड डालेंगे और इस वाले जो अभी देखें ऑयल एक्सपेंडर को मैंने डब्ल्यू बनाया, तो फिटिंग डब्ल्यू में नहीं एम बना के फिटिंग करना है। ये देखें इस तरह से एम बना दिया हूँ। अब इसे मैं फिटिंग करता हूँ। सबसे पहले इसे एग्जॉस्ट साइड रखेंगे। बजाज का ऑफिशियल जो है रिंग फिटिंग का तरीका वो मैं आपको आज बता रहा हूँ। अब इसका दो ये पतले पतले रिंग होते हैं, एक ऑयल एक्सपेंडर लोअर और एक ऑयल एक्सपेंडर अपर, इसे फिटिंग करना है। इसके डायरेक्शन के बारे में आपको बताता हूँ। इसके जो ऑयल एक्सपेंडर लोअर है उसके यहाँ पे इसको फिट करेंगे। अब जब नए रिंगों को खोलते हैं या नए पिस्टन को खोलते हैं तो उसमें भी आप देखें कंपनी वाले ऐसे ही फिट करके देते हैं। और अलग अलग गाड़ियों का अलग अलग फिटमेंट का तरीका होता है। हीरो का अलग है, बजाज का अलग है, टीवीएस का अलग है, सभी गाड़ियों का अलग अलग है। अभी देखें इसको मैंने यहाँ पे रखा है इस साइड पे। इसका जो अपर है ऑयल एक्सपेंडर अपर, उसे हम विपरीत दिशा पे लगाएंगे, यानी लोअर उस साइड अपर इसके इस साइड पे लगाएंगे। फिर इसके टॉप 1 और टॉप 2 को ऐड करेंगे। ये देखें, यानी अपर यहाँ पे रखें, लोअर इस विपरीत दिशा में रखें और इसके एग्जॉस्ट साइड रखें ऑयल एक्सपेंडर रिंग। अब इसका बचा टॉप 1 और टॉप 2, मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें लिखा होता है, आपको अच्छे से पता होगा, बट नया इंजन इसलिए मैं बता दिया हूँ। इसमें टॉप 2 लिखा हुआ है और ये आपका इसमें टॉप 1 लिखा हुआ है। टॉप 2 रिंग जो है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे, इस वाले जगह पे। सालों साल चलता है ये फिटमेंट, आप रेगुलर इसे यूज में ला सकते हैं। ये मैंने टॉप 2 को इस जगह पे रखा है और टॉप 1 को जो है इसके विपरीत, यानी यहाँ पे रखूँगा इस जगह पे। रिंग पिस्टन हमारा पूरी तरह से रेडी हो चुका है। टॉप 1 टॉप 2 ऑयल एक्सपेंडर अपर, ऑयल एक्सपेंडर लोअर और ऑयल एक्सपेंडर रिंग यहाँ पे रखे हैं। अब चलिए इसको डायरेक्ट फिटिंग करते हैं। एग्जॉस्ट वाला एरो नीचे रखेंगे, इनटेक वाले बड़े वाल्व को ऊपर रखेंगे। छोटा बड़ा अगर देख के फिटिंग नहीं करते हैं, वाल्व की वजह से आपका पिस्टन टूट सकता है और वाल्व बेंड हो सकता है। पिस्टन को फिटिंग कर चुके हैं। इसके अंदर 2 हेड के डोवेल बुश हैं, इसे भी मैंने ऐड कर दिया है और इसका जो गैस्केट है वो इसके पिस्टन में ही लगा रखे हैं। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं चाहूँ तो आपको बता सकता हूँ, इसके ब्लॉक में जो है ना एक छोटा सा कट होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे जो तांबे का बना हुआ पिस्टन जेट कॉम्प है ना, वो ऑयल का प्रेशर बनाता है यहाँ से। एक जरा सा यहाँ से देखिए, ये जो कट बना हुआ है ना, यहाँ पे पिस्टन जेट कॉम्प ऐसे फिट हो जाता है और नीचे से प्रेशर बना के पिस्टन तक पहुँचाता है ऑयल और कूलिंग एफिशिएंसी बना रहता है, इंजन ज़्यादा गर्म नहीं होता है। तो ये कट सिर्फ पिस्टन जेट कॉम्प के लिए दिया होता है। ब्लॉक को फिट करने के बाद यहाँ पे जो टाइमिंग चेन गाइड है ना, इसे ऐड करेंगे। ये आसानी से ऐसे बैठ जाता है, उसके बाद ही ऊपर का हेड का गैस्केट लगाएं, वरना फिर ये ऊपर से नहीं लग पाता है। हेड के गैस्केट को ऐड करने के बाद इसके अंदर भी डॉयल पिन डालना एकदम ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा भी लेफ्ट राइट गया तो लीकेज की समस्या आ सकती है। तो वो हम लोग अभी ऐड कर रहे हैं। हेड के दोनों जो डवेल को ऐड कर दिए हैं। इसके सिर्फ पिस्टन को हम लोग ने चेंज किया है। वाल्व की हम लोग ने परफेक्ट ग्राइंडिंग करवा दी है, एकदम वाल्व नया है। गाड़ी आपको पता है 1300 किलोमीटर ही चली है। और क्यों गाड़ी इतनी जल्दी खुली ना, वो अगर आप पार्ट 1 देखेंगे जो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है,
वो अगर पार्ट 1 देखेंगे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कस्टमर का क्या रिस्पॉन्स रहा, क्यों इतनी बड़ी गलती हो गई। नई गाड़ी लेता है अपना ख्वाहिश पूरा करने के लिए, बट वो हो नहीं पाया और गाड़ी का इंजन पूरी तरह से खोलना पड़ा। तो क्या गलती हुई, कहाँ पे गलती हुई, वो आप पार्ट 1 में देख सकते हैं। अभी इसके डायरेक्ट हेड को असेंबल करके हम लोग टाइमिंग को लेकर जाते हैं। जल्दी बैठाओ 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 आराम से। ठीक है, ला टाइमिंग गियर दो। अभी लेफ्ट हैंड साइड से इसका व्यू देखिए, ये इसका ऑयल लो इंडिकेटर है। यहीं से अगर ऑयल फ्लो के साथ नहीं चढ़ता या फिर इंजन के अंदर ऑयल सही नहीं रहता है तो उस समय ये इंडिकेट करके आपको लो इंडिकेशन का सिंबल मीटर में भेजता है, जो कि ये भेज रहा था, कस्टमर ने इग्नोर किया और भारी नुकसान झेलना पड़ा। अब चलिए इसके लेफ्ट हैंड साइड से आपको इसका दिखाते हैं टाइमिंग। सॉरी, अभी तो इंजन इसका लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड से आपको इसका टाइमिंग दिखाते हैं। अभी इसके मैग्नेट साइड फिटिंग करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे एक जो सेल्फ ड्राइव पिनियन होता है इसे ऐड करेंगे। ये अटैच करता है इसके वन वे को और इस सेल्फ मोटर को बीच में। अब इसके वन वे और कंप्लीट सेल्फ का जो मैग्नेट सिस्टम है इसे ऐड करेंगे। इसके ऊपर यहाँ पे जो एक टिथ होता है की, इसे ऐड करेंगे। ये की लगाने के बाद डायरेक्टली इसके अंदर आप मैग्नेट को फिट कर सकते हैं। मैग्नेट को हमने अच्छे से क्लीन कर लिया है। अब इसके अंदर ऐसे ऐड करते हैं डायरेक्ट, ये देखें बैठ गया अच्छे से। अब इसके बीच में एक स्टॉपर लगा होता है, ये स्टॉपर आपका यहाँ पे टाइट होगा। ये जो स्टॉपर है ये इस दोनों के बीच में डिस्टेंस बना के रखता है। इसे थोड़ा केयरफुल होकर टाइट करना रहता है। पहले मैं इसे टाइट कर लेता हूँ। बहुत ही ऐसे चीज़ें हैं ना जिसे वीडियो रोक के ही करना पड़ता है। अगर वीडियो के दौरान करते हैं तो फिर क्या होगा कि थोड़ा सा हमें कैमरा हैंडल भी करने में परेशानी होगी और ये काम भी आपका उलझ जाएगा। मैग्नेट के अंदर इस तरह से एक मोटा वॉशर ऐड करेंगे और ये जो इसका कॉलर नट है इसे हम डायरेक्टली यहाँ पे फिट करके फाइनल टाइट मारते हैं। इधर का काम एकदम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ मैग्नेट कवर लगा के गाड़ी का क्लच का कवर लगाएंगे, टॉप कवर लगाएंगे, गाड़ी का इंजन एकदम फाइनल। अभी इसके अंदर मैग्नेट का असेंबल करने वाले हैं और अभी आप देखें इसके अंदर एक भी आपको डॉट देखने को नहीं मिलेगा। पहले आपने देखा रहेगा बीच बीच में टाइमिंग और स्पार्किंग के लिए डॉट होता था, बट आप वो सिस्टम हटा के एएफआई में आपको ऐसे टिथ देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है कि मैग्नेट का रोटेशन, इसका क्रैंक का टाइमिंग और इसकी गति का सारा सिग्नल ईसीएम तक पहुंचाता है। ये सीकेपी यानी क्रैंक शाफ्ट पोजीशन सेंसर इसका वेरोक कंपनी का लगा हुआ है। ये टाइम टू टाइम सिग्नल भेजता है ईसीयू को और यहीं से बताता है कि कितनी स्पीड में गति घूम रहा है इसका, कब स्पार्क करना है, कब फ्यूल को इंजेक्ट करना है, सारा सिग्नल ये पहुंचाता है। तो पहले की तरह आप यहाँ पे एक डॉट नहीं मिलेगा, बहुत सारे टिथ मिलेंगे। इससे ज़्यादा बेटर इसका सिग्नल मिलता है, रोटेशन वगैरह एकदम सटीक पता चलता है ईसीयू को। अब इसके मैग्नेट कवर को हम लगा लेते हैं। इन्फॉर्मेशन तो आपको मिल गया है। सबसे पहले तो अंदर में ये रखना है उल्टा उल्टा पुल्टा से सब हटावल कर ठीक हो। टाइमिंग देख लीजिए, मैग्नेट साइड से आपको एक एरो देख लिया है और आप यहाँ पे देखें टॉप का एक एरो दिया हुआ है, यही इसका सटीक टाइमिंग। टाइफिट वगैरह भी एडजस्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब हम लोग ने वाल भी इसके अंदर ऐड नहीं किए हैं तो टाइफिट एडजस्ट करने की आवश्यकता नहीं। कंपनी रिकमेंडेड जो फिटिंग किया गया है उसी पे ही रखेंगे। बाकी मैंने इसके NS RS AS प्लैटिनम मल्टीपल टाइप की बजाज की गाड़ियों का वाल्व एडजस्टमेंट विथ PDF विथ फिलर गेज बता रखा है। सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, 4-4 साल पहले, 5-5 साल पहले वीडियो बना रखा है। फिर से चैनल के ऊपर आप विजिट करें, देखें, एक्सप्लोर करें चैनल को, सारे वीडियोज़ आपको मिलेंगे। काफ़ी सफाई के साथ एकदम बेहतरीन काम कर रहा हूँ इंजन का, एक जरा सा भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए फिटिंग के बाद, ऐसा काम कर रहा हूँ। अभी इसके हम क्लच कवर को लगाने वाले हैं। चलिए क्लच कवर को लगाते हैं और डायरेक्ट आपको दिखाते हैं। अब तो सिर्फ साउंड सुनाना ही बाकी रह गया। इसके टॉप कवर, इसके क्लच कवर को दोनों को एक साथ लगा रहे हैं। टॉप कवर के अंदर अगर देखें ये ब्रीदर पाइप वाला लाइन है ना, उसको इस साइड रखेंगे इनटेक साइड और ऐसे डायरेक्ट फिटिंग करेंगे। थोड़ा सा अप्लाई कीजिए, बॉन्ड को अप्लाई कीजिए। दोस्तों इंजन हम लोग का ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। अब इसे चेसी पे डायरेक्ट असेंबल कर रहे हैं। देखिए परफेक्ट हम लोग ने जो है ना ये पेप्सी कैन रखा है ताकि एकदम सूटेबल तरीके से इंजन हम लोग ऊपर लिफ्ट कर सकें। अभी देखिए धीरे धीरे करके ऊपर ले जा रहे हैं और फिटिंग कर रहे हैं। देखिए इस प्रकार से टेक्नीशियन लगा हुआ है, काम कर रहा है काफ़ी मेहनत से हमारे भाई लोग। इंजन पूरी तरह से असेंबल कर चुके हैं। अब इसके गाड़ी को स्टार्ट करते हैं। देखें गाड़ी जो हमारी चली हुई है सिर्फ के सिर्फ 1380 किलोमीटर। स्टार्ट मारते हैं।
गियर में है, न्यूट्रल कीजिए। और भी पता चल जाएगा। साउंड सुने आप। एकदम परफेक्ट साउंड है, क्लियर साउंड है। गाड़ी एकदम सिंगल सेल्फ में स्टार्ट है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एकदम ब्रांड न्यू फ्यूल इंजेक्शन वाली 160 है, NS ऑयल कूल वाली।